हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे बायोलॉजिकल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है सेल। आज हम सेल के बारे में जानेंगे। सेल के बारे में आप में से बहुत सारे लोग पहले से बहुत कुछ जानते हैं, आई नो दैट। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम नीट के लेवल का सेल पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है, सेल से किस किस तरह के सेल हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, और साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो के लास्ट तक बहुत कुछ अच्छा जान पाओगे। आप देखना, आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो सो स्टे ट्यून्ड विद द एंड ऑफ द वीडियो, आप हमारे साथ रहिए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा है, सेल। सेल के बारे में हम सब ने एक लाइन बहुत हमेशा से पढ़ रखी है, याद कर रखी है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इतना तो आपको पता है कि सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे हमारी बॉडी के एग्जिस्टेंस के लिए पहले से एक एग्जिस्टेंट सेल का होना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है अभी हम वो देखेंगे। लेकिन सेल एक सबसे छोटी स्मॉल कंपार्टमेंट, हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट रूम जो होता है वो क्या है, सेल है। तो देखते हैं सेल कहते किसे हैं। तो देखो, सेल के बारे में मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अंडरलाइन करने वाली हूँ। फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, क्या है स्ट्रक्चरल, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखें, सेल हमारी जो है कैसी यूनिट है, स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब मेरी बॉडी के या आपकी बॉडी के या एनिमल बीइंग की बॉडी के, किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो सारे के सारे आपके सेल्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, सारे के सारे आपके सेल्स में ही होंगे फंक्शंस। ये बात ध्यान देने वाली है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है। सबसे पहली चीज है कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक स्ट्रक्चरल पार्ट है वो क्या है, सेल। तो ऑल लिविंग बीइंग का जो इसेंशियल पार्ट है वो क्या है, सेल है। कैसा पार्ट है, इसेंशियल पार्ट है। मतलब क्या बिना सेल के किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी का स्ट्रक्चर बनने की कल्पना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। कोई भी लिविंग बीइंग है, अगर हमें उसकी बॉडी के एक स्ट्रक्चर, एक शेप में लेके आना है, अगर वो अपने आप डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर वो बढ़ेगा, छोटे से बड़ा होगा, तो उसके अंदर सेल की प्रेजेंस होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन, और किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम किसी भी लिविंग बीइंग को बिना सेल के इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चीज लिविंग है तो उसके अंदर सेल का होना जरूरी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर सेल नहीं है तो वो लिविंग बीइंग नहीं है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर सेल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है, तो वो लिविंग बीइंग है ही नहीं। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटी होंगी, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, वो सारी की सारी किसके अंदर होंगी, सेल के अंदर। सारी की सारी किसके अंदर होंगी, सेल के अंदर। यूनिट फॉर लाइफ मतलब जिंदा रहने के लिए। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर हम ये देखें तो उसके अंदर सेल का होना जरूरी है। मतलब कोई भी अगर लिविंग बीइंग है, अगर वो चाहता है कि वो जिंदा रहे, कोई एक सब्सटेंस है, अगर हमें चाहिए कि वो लिविंग बीइंग हो, तो सबसे पहले तो उसके लिए सेल का होना जरूरी है, और उस सेल में फंक्शन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज है, ये होती है, इसे ही कहते हैं हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको हम, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सेल है, कोई भी एनिमल है, अगर वो सेल्यूलर लेवल का है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसे ही कहते हैं कि कोई एक एनिमल है, कोई एक प्लांट है, कोई भी एक लिविंग बीइंग है, उसके अंदर कोई एक सेल थी, जस्ट वन सेल। वी डोंट नीड मोर देन सेल्स, जस्ट वन सेल। ठीक है, एक सेल है और उस सेल के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, वो सेल सेल है।
वो क्या है, सेल, सेल है उसके अंदर, तो वो जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग बीइंग में काउंट होगा। क्या काउंट होगा? वो लिविंग बीइंग में काउंट होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर होंगे। आपकी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है वो सारी की सारी सेल के अंदर हो रही हैं, और बॉडी का सबसे ज्यादा इसेंशियल पार्ट है लिविंग बीइंग की सेल। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप, कि सेल इज द स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदा रहने के लिए सेल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आपने देखा है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे सेल के अंदर ना आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे मैंने ये बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल नहीं है, ये जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इसकी सिस्टर्नी वगैरह है एंड ये बाहर की इसकी आउटर लेयर है। ये क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है हमारा ये? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको, मुझे, सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस है का मतलब क्या हुआ आपको, मुझे पता है ये पावर हाउस है। इट मीन्स ये हमारी पूरी सेल के लिए पावर सप्लाई करता है, पावर का फॉर्मेशन करता है, पावर बनाता है। लेकिन अगर ये पावर बना रहा है तो इसको पावर बनाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए रहेगी पहले से। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? अभी मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप लेक्चर ले रहे हो, आपके अंदर एनर्जी है। वो एनर्जी कहाँ से आई? आपको फूड से। कहाँ से मिलती है एनर्जी हमें? फूड से। So if mitochondria is forming the power for the cell, that it needs to the energy, and where did it get energy from? ये एनर्जी कहाँ से लेगा? इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी इसको फूड से मिली, लेकिन ये फूड तो बनाता ही नहीं है, फूड का फॉर्मेशन तो करता ही नहीं है। अब ये फूड का फॉर्मेशन कैसे करेगा? इसको फूड चाहिए। अब इसको फूड कौन देगा? फॉर एग्जाम्पल, सेल के अंदर फूड कौन देता है? कौन देता है सेल के अंदर फूड? क्लोरोप्लास्ट। ये जस्ट थोड़ी अच्छी सी ड्राइंग नहीं है, बियर कीजिएगा आप लोग। क्लोरोप्लास्ट कौन देता है सेल के अंदर? क्लोरोप्लास्ट कौन देता है सेल के अंदर? हमारा फूड, क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्या ताकत है? इसकी एक अपनी खुद की क्वालिटी क्या है कि ये फूड का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है? फूड का। क्लोरोप्लास्ट की क्वालिटी है, लेकिन ये एनर्जी नहीं बना सकता, ये एटीपी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता हमारा क्लोरोप्लास्ट, तो ये सेल को हमारी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल पावर बना सकता है, एटीपी का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन इसके पास एनर्जी ही नहीं है। किस चीज की? अपने आप को फूड प्रोवाइड करने की। ठीक है, अब चलो मान लिया कि हम इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। एक तो कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसके अंदर हमने क्या करा? माइटोकॉन्ड्रिया भी डाल दिया, हमने इन दोनों को इकट्ठे डाल दिया। हमने कहा कि लो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया यहाँ पे और क्लोरोप्लास्ट भी आ गया यहाँ पर, दोनों चीजें आ गई हैं। अब ये दोनों मिलकर के ये एटीपी का फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब एनर्जी का, और ये क्या कर सकता है? हमारा फूड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन अभी भी हमारे पास दिक्कत है। एटीपी बनाएगा पावर हाउस जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी फूड का फॉर्मेशन करेगा क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये खुद से कभी भी फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ये खुद से कभी भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इन्हें एक कमांड चाहिए रहेगी कि इन्हें ये काम करना है, तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो इन्हें इस चीज की कमांड करे कि हाँ तुम्हें फूड का फॉर्मेशन करना है, और उसको बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को सप्लाई करना है। माइटोकॉन्ड्रिया फिर उसकी क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, फिर हमारी सेल बाकी के सारे फंक्शन करेगी। तो अब इन्हें कमांड कौन देगा? कमांड देता कौन है? तो कमांड देने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनेल है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं हम जिसे? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं हम इसे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन
ऑफ द सेल। जैसे आपकी बॉडी में बाकी के सारे फंक्शन ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, ब्रेन हम सबकी एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है बॉडी की, वैसे ही सेल की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करके रखता है? वो न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल करेगा? सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इन सब की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करके रखेगा? हमारा न्यूक्लियस। अब ये कंप्लीट चीज हो चुकी है, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसको एक सेल कह सकते हैं। तो देखो अलग अलग जो हमारे सेल ऑर्गेनल थे वो भी वर्क नहीं कर पा रहे थे, उन्हें भी हमने इकट्ठा किया, सारे ऑर्गेनल इकट्ठे हुए, इकट्ठा होके उन्होंने एक बॉडी का फॉर्मेशन किया, वो बॉडी, दैट बॉडी इज नोन एज सेल। तभी तो कहा है ना, स्ट्रक्चर यूनिट है हर, और दूसरा फंक्शनल यूनिट है किसकी? जिंदा रहने की। हमारा कोई भी सेल ऑर्गेनल अलग अलग काम नहीं कर रहा। हम ये सोचे कि माइटोकॉन्ड्रिया तो इतना इंपॉर्टेंट है तो हम इसको अलग ही एक लेवल का बंदा बना दें, या फिर क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को अलग कर दें। नो, ये सारे के सारे मिलेंगे, इकट्ठा होंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तब हमारी पूरी वो एक जो सब्सटेंस की बॉडी है, जो एक बॉडी है जिसको हम सेल कह रहे हैं, वो वर्क करेगी। क्लियर हुआ आपको? सेल क्या होती है, सेल का फॉर्मेशन क्लियर हुआ कैसा होता है? अच्छा, इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं कि सेल के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर हमारे जो एनिमल होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है हमारा क्या? मल्टी सेलुलर। कौन कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर होता है। तो देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि ऑल एसेंशियल पार्ट, मतलब जो है हमने पहले ही पढ़ रखा है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट। मतलब कोई भी जिंदा सब्सटेंस है दुनिया में, जितने भी जिंदा चीजें नजर आ रही हैं उनमें सेल है, मतलब कम से कम एक सेल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सेल तो होनी ही चाहिए एनिमल की बॉडी में, बिना एक सेल के जिंदगी नहीं है। वो सब्सटेंस को हम क्या नहीं मानेंगे? लिविंग बीइंग काउंट ही नहीं करेंगे अगर उसमें सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सिंगल सेल फॉर्म्ड नहीं है। ये चीज हमने देख लिया है। तो इसीलिए हमने एनिमल को टू पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज यूनिसेलुलर एंड अदर वन इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट वन सेल तो उसके अंदर प्रेजेंट है ही है, एटलीस्ट कम से कम वन सेल उसके अंदर प्रेजेंट है, तभी वो सरवाइव कर पा रहा है, तभी वो जिंदा रह पा रहा है, तभी वो लिविंग बीइंग में काउंट हो पा रहा है। ठीक है। मल्टी सेलुलर जैसे कि मैं है, आप है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, इंसान है, कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, बंदर है, ये सारे के सारे क्या है? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक सेल नहीं है बल्कि एक सेल से ज्यादा है। हम आप सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि अगर किसी एनिमल में एक से ज्यादा भी सेल होगी तो वो मल्टी सेलुलर में गिना जाएगा, और जस्ट वन सेल है तो वो किस में गिना जाएगा? हमारा यूनिसेलुलर। सबसे सिंपल एग्जांपल जो आप सबको हमें पता है, एमोइबा हमारा, जिसे हम अमीबा कहते हैं, हमारा अमीबा है क्या है? वो यूनिसेलुलर है, जस्ट सिंगल सेल एनिमल है। ठीक है। मल्टी सेलुलर में तो मैंने आपको बता ही दिया। कोई भी चीज, अच्छा इंडिपेंडेंट एक्सिस, इससे क्या पता चलता है कि देखो कोई एक सेल है, वो अकेले रहना चाहती है, अकेले काम करना चाहती है, जस्ट एक सेल, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इन सेल ऑर्गेनल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी लिविंग बीइंग को सिंगल सेल की फॉर्म में अकेले ही क्या करना है? सरवाइव करना है इस दुनिया में, इंडिपेंडेंट उसको एग्जिस्टेंस चाहिए इस दुनिया का, तो उसको क्या होना पड़ेगा? सेल में ये ऑर्गेनल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए इन एलिमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये है वो इंडिपेंडेंटली क्या कर पा रही है? सरवाइव कर पा रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको लिविंग बीइंग में काउंट करेंगे। जैसे आप में से बहुत लोगों के अंदर क्वेश्चन है, एक हमारा है जिसे हम कहते हैं क्या? वायरस। क्या है? वायरस। तो देखो वायरस को हम लिविंग बीइंग में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसके अंदर एक कंप्लीट सेल नहीं है, उसके सेल
कंप्लीट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर नहीं है, इसलिए हम उसको क्या काउंट नहीं करेंगे, हम उसको लिविंग बीइंग में काउंट नहीं करते हैं। वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होता है, वो कंप्लीटली लिविंग बीइंग में काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो डेवलपमेंट है वो सेलुलर लेवल की उसकी बॉडी एंड नहीं है। क्योंकि आपने कभी देखा है कि जो आपका वो है क्या कहते हैं वायरस, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है? नहीं करता है। अगर वो एनवायरनमेंट में है वायरस तो वो क्या है आपका नॉन लिविंग है। उसको जब एग्जिस्टेंस करना है, जिंदा रहना है, तो वो क्या करता है, उसको किसी लिविंग बीइंग के अंदर रहना पड़ता है। किसी लिविंग बीइंग की बॉडी में वो वहीं पे अपना क्या करता है, सर्वाइवल करता है। तो इट मींस उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या नहीं करेंगे काउंट, वायरस को हम लिविंग बीइंग में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है आपका, कोई भी इंडिपेंडेंट जब एग्जिस्टेंस में रहेगी तो वो अपने जितने भी एसेंशियल फंक्शन हैं वो खुद से क्या कर सकती है, सेल परफॉर्म कर सकती है। अब जैसे हम सिंगल सेल अमीबा को ही ले लें, तो आपने इस पे लिख देते हैं ये नॉट लिविंग सब्सटेंस, इसको हम बीच की कड़ी कहते हैं लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग के बीच की। लेकिन हम कंप्लीटली लिविंग बीइंग क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि इसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट है अमीबा। तो देखो आपने अमीबा देखा होगा, इसका कोई शेप नहीं होता है, सिंगल सेल एनिमल है हमारा। तो अब देखो अमीबा अगर आपका सिंगल सेल एनिमल है, उसको अगर अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है वो, क्योंकि उसके अंदर सेल है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर फूड वॉक्यूल्स भी हैं, ठीक है। अब ये जब इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है जो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, तो ये कंप्लीट एक सेल बना रहा है। तो ये अपनी बॉडी जिंदा रहने की जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकता है। जैसे कि ये सेक्सुअल, असेक्सुअल, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये अपना खाना खुद खा सकता है, ये अपना एक्सक्रीशन भी कर सकता है। जिंदा रहने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, अपनी एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है बाय फूड, ठीक है। तो जितनी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए आपकी इसेंशियल एक्टिविटी होती है, फंक्शंस होती हैं, सारी की सारी इसके अंदर परफॉर्म हो रही हैं। तो इट इज अ लिविंग बीइंग। भले ही वो यूनिसेलुलर है बट वो लिविंग बीइंग है, क्योंकि वो ये फंक्शन अपने शो कर पा रहा है। नेक्स्ट है आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। सबसे पहले इस सेल को, जिस सेल को मैं और आप हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इस सेल का जो डिस्कवरी किया था, इस सेल को ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले जो देखा था लिविंग सेल को, वो किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी। कैसी सेल देखी थी, पहली, सबसे पहली लिविंग सेल। अब लिविंग सेल देखिए, अगर इन्होंने, मैंने यहाँ पे आपको लगा जोर दिया है कि लिविंग सेल देखिए इन्होंने फर्स्ट, तो इसका मतलब इससे पहले भी कोई सेल देखी जा चुकी है। तो जी हाँ, इससे पहले जो सेल देखी थी वो रॉबर्ट हुक ने देखी थी। किसने देखी थी, रॉबर्ट हुक ने देखी थी। और जो रॉबर्ट हुक ने इससे पहले सेल देखी थी वो कैसी देखी थी, डेड देखी थी। कैसी सेल देखी थी इन्होंने, डेड सेल देखी थी इससे पहले। और वो कहाँ देखी थी इन्होंने, वो इन्होंने देखी थी कॉर्क में। कहाँ देखी थी, कॉर्क में। तो सबसे पहली डेड सेल जो देखी थी वो रॉबर्ट हुक ने देखी थी। उसके बाद जो लिविंग सेल सबसे पहली ऑब्जर्व किया है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने किया है। फिर अगर हम देखें रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या किया था, इस सेल के न्यूक्लियस की खोज की थी कि ये सेल है, इन्हें पता चल गया ये फंक्शन तो कर रही है। इन्होंने सोचा ऐसा क्या है जिसकी वजह से फंक्शन कर रही है, तो इन्होंने उस पर और रिसर्च की और पता चला कि जैसे हमारा ब्रेन है, जैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, वैसे ही सेल का भी एक ब्रेन होता है जो क्या करता है, फंक्शन करता है। क्या करता है, फंक्शन कराता है इससे, इसको कंट्रोल करता है, इसकी सारी एक्टिविटी को। दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। क्या कहलाता है वो, इसका न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। वो रॉबर्ट ब्राउन ने करा था। अभी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इसमें, हम सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़ेंगे बट आगे। लेकिन अभी क्या है हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल, उसको हम देख लेते हैं। साइंटिस्ट के बारे में, हम साइंटिस्ट की जितनी भी हिस्ट्री है वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेल थ्योरी किसने दी थी। अब ये सेल आ गई हैं, सेल के बारे में पता करना है, सेल की सारी थ्योरी देखनी है,
तो वो किसने करा था? उनमें सबसे पहले हमारे दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है, एक का नाम है स्लाइडेन 1838 और ये थे श्वान 1839। ये जर्मन क्या थे? वो बॉटनिस्ट। ये क्या थे? बॉटनिस्ट। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। और जो श्वान थे ये क्या थे? ये जूलॉजिस्ट थे। पहले इनको कहा जाता था कि ये क्या है, आपके ब्रिटिशर हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों पहले स्टडीज हुई हैं और उनसे पता चला है कि ब्रिटिशर्स नहीं थे, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। तो खैर वो एक अलग चीज है कि, लेकिन ये जूलॉजिस्ट थे और ये स्लाइडेन क्या थे? बॉटनिस्ट थे। तो अगर ये बॉटनिस्ट थे तो जाहिर सी बात है इन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी किया होगा, इन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया होगा। और अगर शॉन जो थे वो जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने सबसे पहले किसी भी एनिमल सेल को क्या किया होगा? डिस्कवर किया होगा। तो सबसे पहले प्लांट के अंदर भी कोई सेल होती है, प्लांट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो सेल से होता है। इस चीज को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? हमारे जो साइंटिस्ट थे स्लाइडेन 1838 में, बॉटनिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया और इन्होंने बताया कि भाई प्लांट है, प्लांट के अंदर एक सेल होती है, उसी सेल के अंदर सारी एक्टिविटी होती है और प्लांट वहीं से डेवलपमेंट करता है, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वैसे वैसे होती है। इन्होंने सारी स्टडी करी। उसके बाद आते हैं शॉन, उन्होंने जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या करा? इन्होंने एनिमल के ऊपर एक स्टडी करी। स्टडी करने के बाद जब इन्होंने एनिमल के अंदर सेल की स्टडी की, क्या एनिमल के अंदर भी कोई एक ऐसी सेल है? तो इन्होंने देखा हाँ सेल तो है एनिमल के अंदर, क्योंकि सेल की स्टडी पहले भी हो चुकी थी। जब इन्होंने देखा कि वो जो सेल है, बट इन्होंने वहां पे एक यूनिक चीज ऑब्जर्व की। इन्होंने देखा कि श्वान ने कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल कि जो एनिमल सेल है उसमें एक बाहर बाउंडेड मेम्ब्रेन है। क्या है? एक मेम्ब्रेन है, इन्होंने जिसको क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। इन्होंने कहा कि एक कोई मेम्ब्रेन है, सेल केवल ऐसा ही नहीं है कि जो सेल है उसके अंदर कोई तो एक क्या है? मेम्ब्रेन है बाहर। इन्होंने कहा सेल मेम्ब्रेन। फिर इनके दिमाग में ना ऐसा दौड़ा, इनका दिमाग दौड़ा, इन्होंने सोचा अगर एनिमल सेल के अंदर कोई एक ऐसी बाहर एक लेयर है, बाउंड्री दे रखी है जिससे कि हम सेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि बॉडी का एक अलग पार्ट है जिससे सेल बाहर नहीं जाएगी, केवल वही एक सेल की हद है, एक बाउंड्री वॉल दे रखी है। तो इन्होंने सोचा क्या एनिमल में भी ऐसा है? वो एनिमल में तो इन्होंने कर लिया, तो इन्होंने सोचा क्या प्लांट में भी ऐसा है? फिर ये गए प्लांट के पास, इन्होंने प्लांट को स्टडी किया। जब इन्होंने प्लांट को स्टडी किया तो इन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया कि प्लांट के अंदर तो एक और सेल है, प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल के अलावा जो प्लांट सेल है उसमें तो एक सेल और है जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? इस सेल को इन्होंने क्या नाम दिया? इस लेयर को इन्होंने क्या नाम दिया? इस लेयर को इन्होंने नाम दिया सेल वॉल। क्या नाम दिया? सेल वॉल। जब इन्होंने स्टडी किया कि एनिमल में केवल एक लेयर थी जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जा रहा था, लेकिन जब इन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी किया तो वहां पे देखा वहां पे केवल सेल मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि एक बाहर की तरफ और लेयर है जो कि काफी हार्ड है, जो कि प्रोटेक्टिव है, उसको सपोर्ट कर रही है, प्लांट सेल को स्ट्रॉन्ग बना रही है उसको। दैट इज नोन एज सेल वॉल। ये तो सेल वॉल है इसके अंदर। तो हमें तब पता चला सेल वॉल के बारे में। फिर इन्होंने एक स्टडी दी, इन्होंने ये सारी जब स्टडी करी, स्टडी करने के बाद ये एक किससे पहुंचे? ये लोग एक क्या कहते हैं कंक्लूजन पे पहुंचे, ये आपस में मिले। इन्होंने आपस में मिलने के बाद दोनों ने कहा कि चलो हम एक थ्योरी देते हैं। इन्होंने सेल थ्योरी दी सबसे पहले, स्लाइडेन एंड स्वान की सेल थ्योरी है। उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन निकाला और बताया कि कोई भी एक एनिमल है, कोई भी एक एनिमल है, उसके अंदर अगर एक्टिविटी होनी है, उसके अंदर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, डेवलपमेंट करना है, उसको बड़ा, तो उसके अंदर सेल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सारी सारी जो एक्टिविटी है वो सेल की है और सेल के ही अंदर होती है। इन्होंने ये थ्योरी दी। उसके बाद आते हैं हमारे एक नए साइंटिस्ट जिसका नाम है रुडॉल्फ विर्चो। क्या नाम आता है? रुडॉल्फ विर्चो, जिन्होंने इनकी ही दी हुई थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद बताया कि इनकी जो ये थ्योरी है
इनकी थ्योरी को मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने एक बताया ओमनिस सेल्यूलर सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूलो सेल्यूला, सेल्यूलर सेल्यूला का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक सेल है, हम ये मान रहे हैं कि वो एक सेल है, तो उस सेल का एग्जिस्टेंस के लिए पहले से भी कोई एक सेल का होना जरूरी है। कि कभी इस दुनिया में अगर लाइफ आई है, फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट होना है, मैं एक सेल का क्या हूँ, भंडार हूँ, मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। और अगर मेरा जब फॉर्मेशन हुआ था, मेरा जब जायगोट बना था, मेरा जब पहले से क्या था, स्पर्म एंड ओवम का जो एम्ब्रियो बनता है, उससे पहले भी कोई सेल रही होगी, तभी ये सेल आई है, तभी हमारा फॉर्मेशन हुआ है। तो इन्होंने उस सेल थ्योरी में बहुत ज्यादा क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया उसी सेल थ्योरी को, और कहा कि अगर पहले से ही कोई सेल एग्जिस्टेंस नहीं है, तब तक कोई भी सेल नहीं बन सकती। एक सेल के फॉर्मेशन के लिए, एक सेल के डेवलपमेंट के लिए पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पहले प्री एग्जिस्टिंग कोई सेल नहीं है, तो हमारा सेल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम एक बार ना रिपीट कर लेते हैं कि हमने समझाया क्या था, ताकि आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया कि सेल क्या होती है। सेल अभी टाइप्स आएंगे सेल के, वो हम आगे देखेंगे कि सेल क्या होती है। तो सेल हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ के लिए। मतलब किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, अगर किसी भी लिविंग बीइंग को अगर क्या रहना है, लिविंग बीइंग रहना है, तो उसके अंदर सेल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी बॉडी के सारे फंक्शन सेल में होते हैं। अगर कोई एक एनिमल का लिविंग बीइंग का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो सेल का होना बहुत, सेल एक एसेंशियल पार्ट है लिविंग बीइंग की लाइफ का। इफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे कोई एनिमल नहीं है, तो हम उसे लिविंग बीइंग नहीं मानेंगे, अगर उसमें सेल नहीं है। सेल में हमने देखा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकता, उसको उसकी एनर्जी की जरूरत होती है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट उसकी हेल्प करता है। ये दोनों भी इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि सेल तो हम उसे ही कह रहे हैं ना, जो अपने सारे फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर रही है। तो अकेला माइटोकॉन्ड्रिया खुद से तो अपना काम नहीं कर सकता, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ना ये खुद से क्या बना सकता है, फूड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। अगर हमने इनको एक साथ मिलाया तब भी नहीं कर रहे थे, कोई तो इनको कंट्रोल करने वाला चाहिए था। फिर अगर हम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, वो कंट्रोल करेगा। ये सारी चीजें मिल रही हैं, अगर ये मिल करके एक सेल का फॉर्मेशन कर रही हैं, तभी क्या कर रही है, ये एक इंडिपेंडेंटली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है। वैसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, होते हैं, बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया था। तो ये एक सेल बनी हमारी, जो कि क्या कर रही है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, अपने सारे फंक्शन करेगी, खुद एग्जिस्ट रह सकती है इंडिपेंडेंटली। तो अगर कोई एक ऐसा एनिमल है जिसमें सिंगल सेल है और वो अपने सारे लाइफ के एसेंशियल फंक्शन भी खुद करता है, अकेला एग्जिस्ट भी रह सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे लिविंग बीइंग। जैसे कि हमारे अमीबा, यूनिसेलुलर का बहुत अच्छा हमारा एग्जाम्पल है, सिंपल भी आपने सबने पढ़ रखा है। मल्टी सेलुलर की बात करें तो मैं आपके आसपास जितने भी जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, ज्यादातर क्या है, सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल को क्या करा था, ऑब्जर्व किया था। और अगर हम देखें तो पहली अगर लिविंग सेल इन्होंने देखी है, तो इसका मतलब इससे पहले भी सेल देखी जा चुकी होगी। तो जी हाँ, उससे पहले सेल देखी जा चुकी थी। और वो जो सेल थी, वो किसने सेल देखी थी, वो देखी थी हमारे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी, इन्होंने देखी थी डेड कॉर्क में देखी थी, वो डेड सेल थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे, जिन्होंने सेल के अंदर एक कोई तो है जो सेल के फंक्शंस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो क्या था, उनका न्यूक्लियस था। फिर सेल थ्योरी दी है, वो किसने दी है, स्लाइडेन एंड शॉन ने दी है। वो बॉटनिस्ट थे, जो क्या कहते हैं, स्लाइडेन थे, इन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया था। एंड शॉन जो थे, वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने किसके ऊपर स्टडी किया था, एनिमल के ऊपर। और शॉन ने देखा था कि एनिमल के अंदर सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, जिसे सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया फिर उन्होंने पता लगाया कि अगर एनिमल में है तो प्लांट में भी होगी। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा, प्लांट में तो दो सेल हैं, जिसे हम सेल वॉल कह रहे हैं। फिर इन्होंने एक सेल थ्योरी दी,
उस सेल थ्योरी के बाद रूडॉल्फ ने विर्चोव ने जो सेल थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था ओमिनस सेलुला सेलुला, मतलब एक सेल के जिंदा रहने के लिए, मतलब एक सेल के एग्जिस्टेंस के लिए पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का हमारा लेक्चर ये यहीं तक था। इससे आगे अब हम कल देखेंगे, आपको इससे आगे की चीजें पढ़ाई जाएंगी कल। देखते हैं कल इससे आगे का ना। आई होप ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, देख लिया होगा आपने, समझ में आई होंगी आपको।